हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये लेकर के आए हैं। ये जो प्रश्न है कई बार इग्नू के एग्जाम में आ चुका है। जो सब्जेक्ट कोड है, हाँ, ये सब्जेक्ट कोड है BHBC 107 BHDC सॉरी BHBC 107। इस सब्जेक्ट कोड का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम के अंदर ये कई बार ऑलरेडी आ चुका है, दिसंबर 2025 के भी एग्जाम में आया है। तो आज हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि अगर ये एग्जाम के अंदर आता है तो आप इजीली इसको कर पाए। ये जो प्रश्न है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत थियोरी ऑफ मिमेसिस क्या है? ट्रेजेडी, त्रासदी के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। देखिए, एक ही प्रश्न के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर दो क्वेश्चन है। एक तो ये हो गया कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या है, थियोरी ऑफ मिमेसिस क्या है। दूसरा क्या हो गया, ट्रेजेडी, त्रासदी के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। ये पूरा ऐसे ही प्रश्न दिसंबर 2025 के एग्जाम में ऑलरेडी आया था, तो हम इसको बहुत अच्छे से आज अंडरस्टैंड करेंगे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत थियोरी ऑफ मिमेसिस उनके काव्य शास्त्र का मूल आधार है। जो अरस्तु का काव्य शास्त्र है, जो उनका कविता संरचना है, उसका क्या है, ये मुख्य आधार है। थियोरी ऑफ मिमेसिस यानी कि अनुकरण का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति या जीवन का मात्र नकल नहीं, बल्कि एक रचनात्मक और आदर्श प्रस्तुतिकरण है। ये जो है ये कला प्रकृति जो है, ये जीवन का मात्र एक नकल नहीं है। ये क्या है, एक तरीके से रचनात्मक और आदर्श प्रस्तुतिकरण। इसके माध्यम से कवि यथार्थ की सीमाओं से परे जाकर उस सार्वभौमिक सत्य को उद्घाटित करता है जो होना चाहिए, ना कि जो है। मतलब के एक तरीके से जो कवि है वो यथार्थ से परे जाकर के, यानी कि जो भौतिक चीजें हैं, जो चीजें हमें नजर आ रही हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, उन सारी चीजों से परे जाकर के कहां पर चला जाता है वो एक तरीके के आत्मा और चेतना में चला जाता है। एक तरीके से उसकी जो इंद्रियां हैं वो सारी किसकी ओर लग जाती हैं, चेतना की ओर लग जाती हैं, है ना। तो यथार्थ की सीमाओं से परे जाकर उस सार्वभौमिक सत्य को उद्घाटित करता है, यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य है, आत्मा और चेतना के माध्यम से जिस प्रकार ईश्वर को खोज करने की जो उसकी मंशा है, जो उसकी समझ है, उसका पूरा ध्यान कहाँ चला जाता है, वो इसी ओर चला जाता है कि वो भौतिक चीजों पर ध्यान नहीं देता और वो एक अलग ही परे दुनिया में चला जाता है कवि। मतलब क्या है कि जो चीजें हैं उनको नहीं देखता, फिर वो क्या देखता है, जो होना चाहिए। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पोएटिक्स में त्रासदी, ट्रेजेडी को सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला माना है। उनके अनुसार त्रासदी जीवन की गंभीर, पूर्ण और निश्चित विस्तार वाही क्रिया का अनुकरण है। मतलब वो क्या कहते हैं, त्रासदी जो है जीवन के अंदर, एक कोई भी ट्रेजेडी होना, ये क्या है, एक तरीके से गंभीर, पूर्ण और निश्चित विस्तार वाली क्रिया का अनुकरण है। उन्होंने त्रासदी के प्रमुख 6 तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बताए हैं। 6 तरीके के उन्होंने प्रमुख तत्व बताए हैं जो कि त्रासदी में, जो कि एलिमेंट्स तत्व हैं ट्रेजेडी के। उसमें पहला क्या है, कथानक या वस्तु, प्लॉट, मिथोस। कथानक त्रासदी की आत्मा है। इसे कार्य की संपूर्णता माना गया है जिसमें एक स्पष्ट आरंभ, मध्य और अंत होता है। अरस्तु के अनुसार बिना चरित्र के त्रासदी संभव है, लेकिन बिना कथानक के नहीं। अब देखिए, इसमें कथानक कौन है? कथानक इसमें बता रहे हैं वो जो प्लॉट है किसी भी कविता के अंदर या किसी भी काव्य के अंदर या किसी भी स्टोरी के अंदर, जो एक प्लॉट वाइज सीन चलता है ना, कि पहले ये होना है, फिर ये होना है, फिर उसके बाद ये होगा। तो ये सब क्या है, ये सब है कथानक, जो कि एक के बाद एक हो रहे हैं, प्लॉट वाइज चल रहे हैं। किसके अंदर हो रहे हैं? ये त्रासदी की आत्मा है, त्रासदी के अंदर ये चल रहे हैं। कोई भी ट्रेजेडी हो रही है ना, कोई भी सोची समझी गई, मतलब कि एक तरीके से सोची भी समझी भी कोई भी एक ऐसी जो चीज हमारे ऊपर सडनली आ पड़े, उसको क्या कहोगे आप? त्रासदी कहोगे, ट्रेजेडी कहोगे, एक तरीके से हो जाना, जिसके बारे में आपको आभास नहीं था पर वो सडनली हो गई। अब इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, चरित्र या शील, कैरेक्टर इथोस। पात्रों का चित्रण कथानक के अनुसार होना चाहिए। त्रासद नायक ना तो अत्यधिक पापी होना चाहिए और ना ही पूर्ण सन, बल्कि सामान्य मानवीय दुर्बलता, हमारतिया
रखने वाला एक श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उनका क्या है कहना कि कैरेक्टर जो होना चाहिए ना तो बिल्कुल ही नायक हो और ना ही बिल्कुल पापी हो, है ना, एक नॉर्मल होना चाहिए व्यक्ति जो कैरेक्टर प्ले करे। इसका अगला पॉइंट क्या है? विचार, थॉट, डाइनोइया। ये वे बौद्धिक क्षमता है जिसके द्वारा पात्र किसी स्थिति में उचित तर्क और निर्णय लेते हैं। यह पात्रों की वैचारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है। अब देखिए, आपको ही पता है, विचार किसी भी चीज पे करना, थॉट किसी के बारे में भी रखना, तो उससे क्या होता है, एक वैचारिक पृष्ठभूमि है। हम विचार कहाँ से करते हैं? हम जो ये थॉट लाते हैं ये विचार से तो लाते हैं। हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तभी हमारे पास थॉट आ पाते हैं, है ना। तो उनका क्या कहना है, ये वह बौद्धिक क्षमता है, यानी कि एक तरीके से एक अपने अंदर ही खोजने वाली क्षमता है जिसके द्वारा पात्र किसी स्थिति में उचित तर्क और निर्णय लेते हैं। हम जब सोचते हैं वैचारिक तौर पर, तभी तो हम किसी निर्णय पर पहुंच पाते हैं। तो ये वही पृष्ठभूमि है। इसके बाद अगला पॉइंट है वो है पद योजना या भाषा, डिक्शन लेक्सिस। त्रासदी की भाषा अलंकृत, लयबद्ध और प्रभावशाली होनी चाहिए। उनका क्या कहना है कि भाषा को बहुत अलंकृत यानी कि बहुत सजा बना करके और लय स्वर में और प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा का स्तर इतना उत्कृष्ट हो कि वह दर्शकों को रस और आनंद प्रदान कर सके। मतलब जो भाषा हो उसके अंदर वो बांध करके रखे, जो सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनको क्या होना चाहिए, आनंद की एक तरीके से अनुभूति होनी चाहिए, आनंद प्राप्त होना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या है, संगीत या गीत, सॉन्ग मेलोज। त्रासदी में गे तत्वों का होना अनिवार्य है। संगीतमयता और लय इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है ना। क्या होता है, त्रासदी में गे तत्वों का होना अनिवार्य है, संगीतमयता और लय इसके प्रभाव को कई गुना अगर कोई भी प्लॉट है ना, या कोई भी ट्रेजेडी हो रही है, तो उसमें क्या होता है, संगीतमयता होती है और लय जो होती है वो इसके प्रभाव को और कई गुना बढ़ा देती है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं अब हम। यह है दृश्य विधान, स्पेक्टेकल ऑप्सिस। इसके अंतर्गत रंगमंच की साज सज्जा, वेशभूषा और दृश्य आते हैं। अरस्तु इसे त्रासदी का सबसे कम महत्वपूर्ण या भारी अंग मानते हैं। उनका मानना है कि जो दृश्य विधान है, स्पेक्टेकल ऑप्सिस, ये क्या है, साज सज्जा, वेशभूषा या दृश्य आना, ये क्या है, एक तरीके से भारी अंग है ये, है ना। और इसे कम महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि नाटक का वास्तविक प्रभाव पढ़ने या सुनने मात्र से भी उत्पन्न हो सकता है। अरस्तु का मानना था कि इन तत्वों के समन्वय के से अनुकरण, मिमेसिस प्रभावशाली बनता है। अब देखिए, ये जो अनुकरण हम पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर मिमेसिस जो हम पढ़ रहे हैं, अनुकरण का मतलब ये होता है कि एक तरीके से पूर्ण रूप से हूबहू नकल करना। पर जब इंसान वो नकल कर रहा होता है तो अपने थॉट, अपने जो उसके माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन चल रही है, वो उसके अंदर क्या कर देता है, जोड़ देता है। किसी भी चीज, अगर मान लीजिए मैंने आसमान के अंदर बादल देखे, अब मैं बादलों को देख करके थॉट प्रोसेस मेरा चला गया, मैं कॉपी तो उन्हीं बादलों को कर रहा हूं, लेकिन मेरे उसके अंदर अब जो थॉट आएंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे, अनुकरण कहलाएंगे। जो दर्शकों के मन में करुणा और भय, पिटी एंड फियर के भाव उजागर, उनके दूषित मनोविकारों का शुद्धिकरण कैथरिस कर देता है ना। तो ये तरीके से हमने अंडरस्टैंड करा है। एक तो हमने अंडरस्टैंड करा इसके अंदर अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेमेसिस और ट्रेजेडी, त्रासदी के प्रमुख तत्वों को हमने इसके अंदर जाना। तो हमने ये क्वेश्चन करा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमने पूरी प्रॉपर VHDC 107 की ऑलरेडी क्लास बना रखी है, आप हमारे वीडियो फीड में जाकर के देख सकते हैं क्लास को। और हमारे पेज को सपोर्ट करिए, पेज को सब्सक्राइब फॉलो करिए ताकि फ्यूचर के वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।